अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीएमएस जनरल नॉलेज वन पेपर की प्रिपरेशन और इसके साथ हमारी एजुकेटर जो वन पेपर की बुनियाद पे उसकी सिलेक्शन होनी है, उसके रेगुलर सेशन की आज हमारी सेकंड क्लास है। आज की क्लास बहुत अहम है और इसकी बुनियाद इस लिहाज से भी है कि इसमें से कई दफ़ा पेपर में सवाल आ चुके हैं और मैक्सिमम हमारी कोशिश यही है कि हम आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के मेयार के मुताबिक, उसके पैटर्न के ऐन मुताबिक हम आपको पढ़ाएं। अपनी हर कोशिश के साथ हम खुलूस और एक जुस्तजू, एक लगन और एक शौक़ लेके आते हैं कि अल्लाह ताला इस क्लास के ज़रिए से और इस सेशन के ज़रिए से किसी इंसान का रोज़गार लगा दे। तो इस उम्मीद पे कि आप लोग इसके लिए संजीदगी के साथ मेहनत करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा होगा। तो आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और दूसरा एक बात जहन में रखिएगा, वक्त दिन ब दिन गुजरता जाएगा, काम होता रहेगा, फ़ायदा उस पर्सन को होगा जो मेहनत करने वाला, जो कोशिश करने वाला है। लिहाजा आखिर पे सर मारने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान को कोई भी काम करना है तो उसको फिर पहले दिन ही क्यों ना करें, हम हमेशा से यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अव्वलीन सफ़ों में खड़े हों। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, चूँकि कल हमने गज़नवी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, आज हम गौरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, गौरी सल्तनत। और ये गौरी सल्तनत के बारे में बड़ी तफसीलन अबहास है, यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और साथ में आपको बताता हूँ कि इस लिहाज से अहम है। तवज्जो से चीज़ों को समझना है और वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे तो ये इंशाअल्लाह ताला आप सबके लिए आसान होगी। देखिए, यहाँ पे जो दौरे हुकूमत है वो ख़त्म हो जाता है इससे पहले गज़नवी सल्तनत का, और गज़नवी सल्तनत के बाद जो दौर शुरू होता है वो गौरी सल्तनत का, जिसके पहले अमीर हैं, पहले खलीफा या पहला अमीर, ठीक है, वो है अमीर गयासुद्दीन। अमीर गयासुद्दीन। अब अमीर गयासुद्दीन है गौरी सल्तनत के बानी, ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने जो है इस सल्तनत को मजबूत किया। 43 साल की हुकूमत है, टोटल 43 ईयर्स इन्होंने हुकूमत की है और 63 साल की उम्र में इनकी वफात है। 63 साल की उम्र में इनकी वफात हुई है 1203 में, 1203 ईस्वी में। तो चूंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये गौरी सल्तनत, और गौरी सल्तनत का पहला सरबराह कौन है, वो अमीर गयासुद्दीन है। अब गयासुद्दीन के भाई थे नायब सल्तनत, ठीक है, और उनका नाम था बड़ा मशहूर व मारूफ। वो आपको ये बता दें कि वो उनका नाम और है और एक मशहूर नाम से और है, तो ये भी जहन में रखना है कि उनका नाम जो मशहूर व मारूफ नाम है वो है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। अच्छा, ये आपको ये बता दें कि ये इंग्लिश में भी नाम यही आने हैं, उर्दू में भी नाम यही है, जाहिर बात नाम है, तो ये आपको परेशानी नहीं है कि ये अलग नामों से आएंगे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, इनका ये उनका लक़ब है, इनके मारूफ नाम है। अब असल इनका नाम था, मैं वो इसके सामने लिख देता हूं, सुल्तान माजुद्दीन मोहम्मद साम, ये उनका असल नाम है। अब ये गौरी सल्तनत के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ शख्सियत है वो सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की है, यानी कि मोहम्मद साम इनका नाम है। और इनकी जो सल्तनत है, अगरचे 1175 से ही गौरी सल्तनत का आगाज़ होता है, 1175 से, और ये चलती है 1206 तक, ये इनका आगाज़ है और इससे आगे ये सल्तनत चलती रहती है।
शहाबुद्दीन गौरी जो है ये अमीर गयासुद्दीन के बाद सरबराह बने हैं और इन्होंने बर्रे सगीर पे तकरीबन 11 हमले किए हैं। इंतहाई फतुहात का दौर था और अगरचे ये उनके मुकाबले में जो सुल्तान महमूद गजनवी थे उनके मुकाबले में नहीं थे, मगर इसके बावजूद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का जो दौर है वो एक अहम दौर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फतुहात मिली है। 11 हमले हैं। 1175 में मुल्तान और उच्च शरीफ और सिंध और गुजरात को फतह किया है 1178 में। 1178 में सिंध और गुजरात। अच्छा, ये आप लोग देखते रहते हैं कि मोस्टली ये लोग बार बार इन इलाकों को फतह करते आए हैं। देखिए, बर्रे सगीर की एक हिस्ट्री ही यही है कि इस जगह पे कोई जमकर नहीं रहा, आते रहे हैं लोग, जाते रहे हैं, और जो हुकूमत करके गया जैसे ही वो कमज़ोर हुआ तो ये इतना बड़ा इलाका था कि वहाँ पे जो बगावतें होती थी उसको फौरी तौर पर काबू पाना ये बहुत मुश्किल था। इस वजह से कई दफ़ा ऐसे होता रहा कि सिंध के इलाके, अब इस फतुहात का मतलब ये नहीं है कि ये फतुहात इन्होंने गैर मुस्लिम से ली थी या किसी और से ली थी। अब बेसिकली ये सारे के सारे मुसलमान थे और आपस में फिर इनकी अपने अपने इलाकों की फतुहात के लिए ये कोशिशें करने वाले थे। सो इस लिहाज से बार बार ये मुख्तलिफ फतुहात जो है वो हुई है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि हाकमे नेहरू वाला गुजरात, जो इंडियन गुजरात है उसका पुराना नाम है नेहरू वाला, तो उसके राजा थे भीमोदेव, उनके खिलाफ भी जो है गौरी खड़े हुए, मगर नाकामी हुई, इनको वहाँ पे नाकामी हुई। और फिर पेशावर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला, जो मगरबी अजला, उनकी फतह की। तो ये उनकी फतह का दौर जो है 1180 से 1186 का दौर है जब इन्होंने पंजाब फतह किया है। फिर आगे 1191 में इन्होंने सरहिंद, एक इलाका है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी फतह की है। तो ये सिर्फ दो इसमें से याद रख सकते हैं, पंजाब और सरहिंद के। इसके अलावा इसमें जो अहम तरीन सवाल है वो 2 से 3 सवाल ये हैं, वो आपने लाजमी याद रखने हैं। वो है जंगे तराइन। जंगे तराइन ये 2 दफा हुई है। जंगे तराइन जो अव्वल है वो हुई है 1191 में, ये कई दफा सवाल आया हुआ है जंगे तराइन। अब जंगे तराइन में जो बेसिकली मद्दे मुकाबल थे, एक तरफ गौरी थे और दूसरी तरफ पृथ्वीराज था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ये थे। अब इनके मुकाबले में ये जंगें हुई हैं और ये इंतहाई खूनखार जंग थी जिसके अंदर गौरी को शिकस्त हुई थी। गौरी को शिकस्त हुई और उसके बाद अगले साल जंगे तराइन दोम, जंगे तराइन दोम हुई है और इसके अंदर ये 1192 में हुई है। सेम मद्दे मुकाबल थे। चूंकि गौरी को पहली जंग में शिकस्त हुई थी, इस वजह से एक शानदार और एक मुरत्तब लश्कर जो है वो लेकर आए थे पृथ्वीराज चौहान के मद्दे मुकाबल। तो इस जंग के अंदर जो है जंगे तराइन के अंदर फिर गौरी को फतह नसीब हुई और इस तरह एक बड़ा इलाका जो है हिंदुस्तान का वो इनके कब्जे में आ गया। अब मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें शोरशें थी और इसी तरह मुल्तान पर फिर एक तुर्की का कब्जा हो गया। पंजाब के ऊपर आपने खोखरों के हमले सुने हुए हैं, पंजाब के ऊपर खोखरों के हमले की वजह से उनका कब्जा हो गया। सिर्फ अब गौरी इतना कमजोर हो चुका था कि इसने दोबारा इलाके फतह करने की हिम्मत नहीं थी, सवाए एक बड़े शानदार जो उनके गुलाम थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जो मशहूर हैं, ये वो एक वफादार इनका गुलाम था, कमांडर था सिपा सलार, जिसने वफादारी दिखाई और वो सारे इलाके जैसा कि मुल्तान, गजनी, ये सारे इलाके दोबारा गौरी को फतह करके दिए। यानी कि इस लिहाज से ये एक बड़ा अहम और सुनहरा दौर था जिसने इन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर दिया। और फिर इसी तरह
शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का वजीर मुकर्रर कर, यानी कि बड़े अहम ओहदे पे हिंदुस्तान के इसको मुकर्रर कर दिया। शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये आपने जहन में रखना है, ये बड़ा अहम सवाल है। अब इसके बाद जब कुतुबुद्दीन के शहाबुद्दीन गौरी, ये अभी एक मैं आखिर पे एक स्केच बनाऊंगा जिसके तहत हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह कौन किसके साथ ताल्लुक में जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। अब जब शहाबुद्दीन गौरी अपने इन इलाकों को फतह करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कमांड संभाल के दे के चले गए, तो गजनी वापस जा रहे थे। जेहलम के मुकाम पे आप खैमजन थे वापसी लश्कर में, तो क्या हुआ कि रात को अचानक कुछ कहते हैं, बाद ये कहते हैं कि कुछ करामती फिरका के लोग थे, करामती फिरका, या ज्यादा राजे बात यह कि खोखरों के गुंडे थे, और उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को सोए हुए कत्ल कर दिया। तो इस तरह उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी को कत्ल किया और फिर जो है इनकी लाश को गजनी ले जाया गया और वहां पे इनकी तदफीन हुई। अब 3 मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों ने हुकूमत का दावा कर दिया। अब वही बात मैंने आपको बताई कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग जो है वो हुकूमत करते आए हैं, ठीक है। तो अब एक बड़ा इलाका था गजनी, और गजनी आपको पता है ये गजनी इलाका है अफगानिस्तान के अंदर। गजनी इलाका कहां पे है? अफगानिस्तान के अंदर। और एक इलाका था सिंध, ठीक है, और एक इलाका था पंजाब और हिंदुस्तान, जिसको हम कह सकते हैं ये वाला इलाका। अब 3 इलाके थे। जैसे शहाबुद्दीन गौरी की वफात हुई, उसके बाद गजनी जिसके मतहत किया हुआ था वो ताजुद्दीन यल्दौस थे। ताजुद्दीन यल्दौस ये थे, ये इसके हाकिम बन गए, इन्होंने इस पर कब्जा कर दिया। 3 तुर्की सरदार थे ये तीनों। और उसके बाद जो है नासरुद्दीन क़बाचा, नासरुद्दीन क़बाचा इन्होंने सिंध पे कर लिया। हिंदुस्तान जो है वो रह गया कुतुबुद्दीन के पास, कुतुबुद्दीन के पास। अब बेसिकली जो इस हुकूमत के सरबराह थे और उनकी वसीयत के मुताबिक, शहाबुद्दीन गौरी की वसीयत के मुताबिक उनके एक भतीजे थे महमूद गौरी, ठीक है, शहाबुद्दीन के भतीजे। ये चीजें जरा समझनी है। शहाबुद्दीन गौरी के भतीजे थे, क्या नाम था? महमूद गौरी। वसीयत इसकी थी, ये गुलाम थे और वफादार थे किसके? शहाबुद्दीन गौरी के। ये भी मताहत थे नासरुद्दीन के बादशाह शहाबुद्दीन गौरी के, ये गजनी के मताहत थे, ठीक है। अब जब वापस जा रहे थे तो जाहिर बात है इस इलाके के हाकिम बनने थे। शहाबुद्दीन फौत हुए, उन्होंने वसीयत की महमूद गौरी की। अब जो इलाके थे वो इन्होंने तकसीम कर लिए, अगरचे कुछ इलाके पे महमूद गौरी जो है वो भी मौजूद रहे, मगर बाकायदा तौर पर किसी भी इलाके में एक बड़ी हुकूमत कायम ना कर सके महमूद गौरी। और उसके बाद जब महमूद गौरी जो भतीजा था शहाबुद्दीन गौरी का, उनकी वफात हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरे हिंदुस्तान की कमान को संभाल लिया। अब पूरे हिंदुस्तान की कमान जो है वो किसके पास आ गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। अब यहां से जो गौरी सल्तनत है उसका खात्मा होता है और फिर खानदाने गुलामा, खानदाने गुलामा जिसका मशहूर एक जिक्र है उसका आगाज होता है और खानदाने गुलामा चलता है 1206 से 1206 तक गौरी सल्तनत और उसका खात्मा। और खानदाने गुलामा का आगाज कहां से हुआ? 1206 से। और पहला मुसलमान बरसीर का हाकिम शहाबुद्दीन गौरी है। खानदाने गुलामा का आगाज 1206। सबसे पहले हाकिम खानदाने गुलामा के वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम थे। और चूंकि शमसुद्दीन जो है ना शहाबुद्दीन गौरी, ये उनके बड़े अहम
कमांडर समझे जाते थे और इन्होंने बड़े फराइज सर अंजाम दिए थे। इस बुनियाद पे इसको एक बड़ा मुकाम हासिल था। फिर जाकर हुकूमत इनके पास आई। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे खानदान गुलामा का आगाज हो गया। खानदान गुलामा में सबसे पहले आ गए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन, अब कुतुबुद्दीन की जो शख्सियत है, चूंकि यहां पे आपको मैंने बताया कि पहले गजनी के ऊपर कौन थे, वो बलदोस हाकिम थे, यलदोस, ठीक है। उन्होंने पहले लाहौर को फतह किया, फिर उनको शिकस्त हुई किसके मुकाबले में, कुतुबुद्दीन के मुकाबले में, क्योंकि वो पंजाब के ऊपर भी बढ़ रहा था। नासरुद्दीन जो है वो हाकिम सिंध था, वो शमसुद्दीन ने उनको बदायूं का मजबूत इनके उम्मीदवार बना दिया। अब वो नासरुद्दीन सिंध के जो हाकिम थे वो कुतुबुद्दीन के साथ मिल गए। उसने अपनी तेज दिमाग के साथ, अपनी हाजिर दिमागी के साथ उनको अपने साथ मिलाया और इस तरह कुतुबुद्दीन ने नासरुद्दीन को अपने साथ करके उसको एक इलाके का हाकिम मुकर्रर किया और खास तौर पर यलदोस जो हाकिम गजनी उसके खिलाफ खड़े हुए। अच्छा, इसके बाद मुसलसल हमले होते रहे हैं यलदोस की तरफ से लाहौर पर। इसी वजह से कुतुबुद्दीन को मुसलसल लाहौर रहना पड़ा और फिर बार बार लाहौर रहने की वजह से इन्होंने फिर उधर जाने की बजाय आगे दिल्ली की तरफ चले गए और फिर 20 साल हुकूमत की है कुतुबुद्दीन ने। ये याद रखना, 20 साल हुकूमत की है और दिल्ली तक फतह है, फतह दिल्ली, ठीक है, इनकी फतह। और फिर आपको बता दें कि 4 नवंबर, सिर्फ आप ये इतना याद रख लें कि 1210 में इनकी वफात हुई है। और कुतुबुद्दीन ऐबक वो शख्सियत है जो चौगान एक खेल है उस पर खेल खेल रहे थे तो घोड़े से फिसलने की वजह से इनको चोटें आ गई थी और उसी के अंदर ही इनकी मौत हो गई। तो इसके बाद अब कुतुबुद्दीन ऐबक का दौर जो है वो खत्म होता है और उसके बाद दौर आता है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। ये दौर शुरू हो जाता है। ये भी एक तुर्क गुलाम थे, जलीलुल कदर शख्सियत थी जो गुलामी से तरक्की करके दिल्ली के हाकिम बन गए और कुतुबुद्दीन ने इनको बिहार का गवर्नर बनाया था। बिहार का गवर्नर कुतुबुद्दीन ने बिहार का इनको गवर्नर बनाया था और इसी तरह फिर इन्होंने जो है फतह बंगाल के अंदर अहम किरदार अदा किया था। उस वक्त इस इलाके के साथ था ईरान। अब ईरान के जो बादशाह थे वो ख्वारिज़म शाह थे। ख्वारिज़म शाह उन दिनों में ईरान और वस्त एशिया वो मंगोलों की लपेट में था। चंगेज खान के शदीद तर हमले से बचकर ख्वारिज़म शाह ये लाहौर आए और यहाँ पे छुपे और मुकाबला करने के लिए तैयार हुए। तो यहाँ पे फिर इनको शिकस्त दी, यहाँ पे इनको शिकस्त दी और इनके खिलाफ जो है खड़े हुए। तो फिर ये ख्वारिज़म शाह भाग गए यहाँ से। अब नासरुद्दीन के बादशाह के खिलाफ भी हमले हुए, फिर उनको फतह मिली। अब देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नासरुद्दीन के बादशाह को ओहदा अता किया था। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात हुई, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जो है ये उनके गुलाम थे और इन्होंने फिर जाकर नासरुद्दीन के बादशाह और इनके दरमियान शुरू होगी और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने फिर नासरुद्दीन के बादशाह पे हमला किया। यानी कि उसके बाद इनको फतह नसीब हुई और के बादशाह का भी खात्मा हुआ। और इसके बाद मुख्तलिफ फतुहात हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि फतह ग्वालियर है, दीगर जो फतुहात है मशहूर और मारूफ है, ये आप जहन में रखिएगा। अभी यहाँ पे आगे एक बड़ा इंटरेस्टेड काम शुरू होने वाला है और बड़े अहम सवाल शुरू होने वाले हैं। तो इसके बाद आपने इनकी जो वफात हुई है वो 30 अप्रैल 1236 में इनकी वफात हो जाती है, ठीक है। अब इनका जो दौर है वो 1220 से 1236 तकरीबन जो है वो 15 साल की दौरे हुकूमत इनका बनता है। अगरचे इससे ज्यादा भी है मगर ये 35 साल का दौरे हुकूमत इस लिहाज से बन सकता है कि 1210 से 1200 इनका 36 जो है ये इनका दौरे हुकूमत बनेगा, ठीक है। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का ये चीजें मैं आपको भेज भी दूंगा, आप उसमें उससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहां पे किसका दौर खत्म हो गया? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का।
अब इसके बाद मैं चंद एक चीजें आपको बताने लगा हूं कि अल्तमश के खानदान को समझना बहुत जरूरी है। ये अल्तमश है, इनका खानदान है, यहां पे आ जाती है बेटी रजिया सुल्ताना मशहूर व मारूफ, और दूसरी इनकी बेटी थी शाजिया। ठीक है, अब ये दो बेटियां थी इनकी, शाजिया और रजिया। ठीक है, शाजिया और रजिया, ये दो बेटियां हैं। इसके अलावा खानदान गुलामा में जो इनके खानदान गुलामा में इनके भाई थे, इनके बेटे थे अल्तमश के, वो तीन बेटे बड़े मशहूर हैं, जैसे कि माजुद्दीन, बहराम शाह। अच्छा, ये इस नाम से ज्यादा मशहूर है, ये याद रखिएगा। और ये दो बहन भाइयों की शदीद तरीन लड़ाइयां हुई हैं, और बास मुअर्रिख कहते हैं कि रजिया सुल्ताना को बहराम शाह के सामने आकर पे इसके शौहर के साथ पेश किया गया था, और रजिया सुल्ताना को कत्ल भी भाई ने करवाया था। ठीक है, अब हुआ, इसके अलावा इनके बेटे थे जो है, उनका नाम है नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद। इसके अलावा थे रुकनुद्दीन। ये अल्तमश के तीन बेटे थे। इस लिहाज से आप देखते हैं तो नासरुद्दीन महमूद, माजुद्दीन और रुकनुद्दीन और बहराम शाह माजुद्दीन का एक ही नाम है, ये आपने ज़हन में रखना। सो ये भाई है, ये दो बहनें हैं, ये आपने याद रखना है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो तारुफ है वो रजिया सुल्ताना का है। ठीक है, अल्तमश की जब वफात हुई है तो इन्होंने अपनी वसीयत के मुताबिक, चूंकि अपने बेटों के अंदर सियासी लिहाज से और जिहाद के लिहाज से और मुख्तलफ जो एक बादशाहों की खसलतें होती हैं वो देखी तो बच्चों में नहीं थी, बच्ची में देखी, तो लिहाजा उसकी तालीम और तरबियत और उसको जिहादी फ़नून और बाकी चीज़ें वो सारी सिखाई गई जंगी मुहिमात के लिए। लिहाजा अल्तमश ने ज़हनी तौर पर रजिया सुल्ताना को तैयार किया था। अब जब वसीयत की थी तो रजिया सुल्ताना के बारे में वसीयत की कि रजिया सुल्ताना को मेरे बाद हाकिम बनाया जाए, मगर इसके बरक्स हुआ क्या कि हाकिम बना दिया गया रुकनुद्दीन को। हाकिम किसको बना दिया गया? रुकनुद्दीन को। अब यहां पे हम पहले समझ लेते हैं कि रजिया सुल्ताना का एक तारफ जो हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा है वो क्या है। अब देखें, हम रजिया सुल्ताना, इसका ये मशहूर नाम है, मगर वो सुल्ताना अपने बारे में पसंद नहीं करती थी। तारीख ये कहती है कि रजिया सुल्ताना अपने बारे में सुल्ताना का लक़ब पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो कहती थी कि रजिया सुल्तान। और ये भी है कि एक वक्त था जब वो हर चीज को औरतों के हवाले से वो पूरा करने वाली थी, मगर बाद में जब अपने भाई के साथ जंग की और फतह हासिल की, उसके बाद रजिया सुल्ताना ने औरतों के जो जनाना लिबास है उसको पहनने से इनकार करके आपने मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया। ये भी रजिया सुल्ताना के बारे में। अब रजिया सुल्ताना बेटी है अल्तमश की, और इसका दौर जो है रजिया सुल्ताना का वो 4 साल का दौर है, 1236 से 1240, ये तकरीबन 4 साल का दौर बनता है, 4 साल। ठीक है, अब रजिया सुल्ताना की जो पैदाइश है वो 1205 की है अल्तमश के घर, और 1240 में इनकी वफात है। यानी कि इस हिसाब से अगर देखें तो इनकी उम्र कितनी बनी है? 35 साल उम्र है, 35 साल उम्र है। वालिद का नाम अल्तमश है, और इनकी पैदाइश 1205 में हुई है, 1240 में वफात है। 1236 में ये बर्रे सगीर की जनूबी एशिया पे हुकूमत करने वाली पहली खातून थी। ये एक बड़ा मशहूर है इनके बारे में कि बर्रे सगीर में पहली मुसलमान खातून हाकिम वो कौन है? रजिया सुल्ताना का नाम आता है, और इसका ताल्लुक जो है ना वो गौरी नस्ल से था, गौरी नस्ल। और मैंने आपको बता दिया गौरी नस्ल कौन सी है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की। ठीक है, उस नस्ल से इसका ताल्लुक था। अब इसके खामद थे वो मल्क अत्तोनिया। अत्तोनिया जो है ये एक इलाका है बठिंडा, अभी भी भारत के अंदर मौजूद है।
मलकतोनिया एक उसके सरबराह थे। बठिंडा एक इलाका था, उस इलाके के जो हाकिम थे वो मलकतोनिया थे। अब ये इसके खावंद है रजिया सुल्ताना के, इससे इनकी शादी हुई थी। उसके शादी के पस मंजर को भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा। अब मैंने आपको बता दिया, अभी जिक्र किया कि रजिया सुल्ताना के बारे में वसीयत थी कि हाकिम इसको बनाया जाएगा। इसके बरक्स हाकिम बना दिया गया रुकनुद्दीन फेरोज, जो कि अल्तमश के बेटे थे, उसको हाकिम बना दिया गया। और रजिया सुल्ताना के बारे में यह था कि यह औरत है और चुप कर जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और उसने बाकायदा तौर पर फिर जंगी मुहिम्मात का आगाज किया और फिर अपने भाई रुकनुद्दीन फेरोज को जो है उन्होंने शिकस्त दी। रुकनुद्दीन फेरोज को शिकस्त दी। और इनके एक बड़ा वफादार जर्नैल था अमीर जमालुद्दीन याकूत। अमीर जमालुद्दीन याकूत सबसे ज्यादा रजिया सुल्ताना इस पे एतमाद करती थी, सबसे ज्यादा। इसकी मदद से इन्होंने अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया। और इसके बाद जो है 7 माह की हुकूमत की रुकनुद्दीन फेरोज ने, और इसके बाद उन्होंने रजिया सुल्ताना ने कब्जा कर लिया और जनाना लिबास छोड़कर जो है मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया। अब जब हुकूमतें बनती हैं उस वक्त जब किसी भी हुकूमत को तोड़ना होता है तो जब तक आप अपने लोग उसके अपने लोगों के अंदर इख्तलाफ नहीं डालेंगे उस वक्त तक आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा यही हुआ तारीख के अंदर जो होता है, जो रजिया सुल्ताना के कुछ लोग थे वो वजीर मशीद तंग थे अमीर जमालुद्दीन याकूत से। वो इससे तंग थे, ये एक सख्त गिर था, सिपा सलार था, सख्त गिर था, मगर रजिया सुल्ताना का एतमाद हासिल था। अब जब एक इलाके पे मुख्तलिफ फौजें जो है वो हमलावर हो रही थी तो यहां पे कुछ लोग मिल गए, इसके पास भटिंडा के इलाके में गए और मलकतोनिया जो है एक हाकिम था इस रियासत का, तो उससे दरखास्त की कि आप हमारे साथ दें और रजिया सुल्ताना के खिलाफ चले। इधर से रजिया सुल्ताना की फौजें आ रही हैं और इधर से मलकतोनिया और दीगर जो है फौजें हैं उसकी आ रही हैं। अब हुआ ये कि जब लड़ाई होने लगी उससे पहले इसकी फौज थी वो इनके साथ मिल गई, यानी कि बगावत कर दी। अब इस जगह पे रजिया सुल्ताना वो अकेली रहेगी और फौज इनकी ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा यहां पे इस जंग के अंदर इनको होगी शिकस्त। रजिया सुल्ताना हुकूमत से हाथ धो बैठी। और इनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ था रजिया सुल्ताना के? बेसिकली इसके खिलाफ था रजिया का भाई बहराम शाह, वो इसके खिलाफ था। अब जब हुकूमत खत्म हुई 1240 के अंदर, तो उसके बाद मलकतोनिया ने इनको गुलाम बनाया, यानी कि उनके सुपुर्द हुई। तो रजिया ने दोबारा सल्तनत के हुसूल के लिए, दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करने के लिए, अपनी सल्तनत को हासिल करने के लिए एक सोची कि एक मजबूत सहारे को साथ किया जाए और उसके बाद लड़ाई की जाए। फिर रजिया सुल्ताना ने शादी की जो इनके खिलाफ आया था, मलकतोनिया जो है बठिंडा रियासत के वाली। अब उनके साथ शादी हुई तो इसके साथ रजिया की जो फौज है वो मजबूत हो गई। और फिर मलकतोनिया को इन्होंने कायल किया कि अब हम बहराम शाह के खिलाफ जाएं। अब ये बहराम शाह के खिलाफ गए, सुल्तान बहराम शाह के पास लड़ने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, तो वहां पे जब जंग हुई, इससे पहले इनके कमांडर पहले ही मारे जा चुके थे, ठीक है। तो यहां पे भी इनको नाकामी हुई और बहराम शाह ने फतह हासिल की और इस तरह मलकतोनिया और रजिया सुल्ताना को शिकस्त हो गई। अब ये दोनों बाज ये कहते हैं कि ये दोनों वहां से भाग गए थे और जब भागे तो कुछ किसानों ने या मजदूरों ने इनको पकड़ के मार दिया। और दूसरे कुछ मौर्रिख कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करके, दोनों को, मियां बीवी को गिरफ्तार करके पेश किया गया बहराम शाह के पास, जो कि उसका भाई था। और भाई ने फिर जाकर उनको कत्ल करवा दिया। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि इनको उस जंग के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था और बहराम शाह जो इनको ढूंढ रहा था, इनकी लाशें लेकर चला गया और फिर जाकर इन्होंने उनको दफना दिया, दिल्ली लाई, पुरानी दिल्ली में इनको सुपुर्दे खाक किया था। अब
सर सैयद अहमद खान की किताब जो है आसार-उस-सनादीद, दिल्ली की पुरानी इमारतों के हाल, वो कहते हैं कि वहां पे एक तर्कमानी दरवाजा है जो कि अंदर मोहल्ला जो है बुलबुली खाना में दो कब्रें मौजूद हैं। बुलबुली खाना में एक दो कब्रें मौजूद है जिनको कहा जाता है रजी सजी दरगाह। ये बात मैंने आपको नक्शों की सूरत में थोड़ी सी इसलिए समझाई है कि आपको समझ आ जाए इसमें। रजी सजी दरगाह, ठीक है। अब ये कहां पे है? मोहल्ला बुलबुली, दिल्ली में, पुरानी दिल्ली, वहां पे ये मोहल्ला है। बुलबुली खाना में जो है इनको दफन किया गया और आज उसकी रजी सजी दरगाह के नाम से मशहूर है। और ये कहा यह जाता है कि ये दो बहनें, एक रजिया और एक शाजिया, ये उन दो बहनों की कब्रें हैं। और यहाँ पे फिर जो है वो अब उर्स भी होता है, बाकी सारी चीज़ें, इसी वजह से एक दरगाह बन गया, अब लोग वहाँ पे आते हैं। सो ये एक रजिया सुल्ताना का दौर था जिस दौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई रजिया सुल्ताना एक नडर खातून जो हाकिम भी बनी और 35 साल की उम्र गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हुई और कत्ल हो गई। इसके साथ साथ जो 1236 से दौर शुरू होता है रजिया सुल्ताना का, बरे सगीर की पहली हाकिम मुसलमान या औरत हाकिम जो है वो, उसका दौर खत्म हो गया 1240 में। अब इसके बाद इनका भाई था बहराम शाह, 1246 तक, तकरीबन 42 तक वो रहा है। और उसके बाद 46 तक जब वो रहा बहराम शाह के बाद जो है जब एक और शख्सियत आई थी अलाउद्दीन, अगरचे वो नाहिल था, इस वजह से उसको फौरी हटाकर बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन। यहां पे ये है ना अल्तमश, इसके बाद रजिया सुल्ताना, इसके बाद बहराम शाह। इसमें भी आप थोड़ा सा दौर देखेंगे ना तो यहां पे रुकनुद्दीन फिरोज का भी है, रुकनुद्दीन फिरोज का, जो कि 7 माह है। बहराम शाह के बाद थोड़ा सा दौर जो है वो अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन को फौरी खत्म करके वो जो यहां पे बने हैं वो नासरुद्दीन है, वो नासरुद्दीन है, ये उनका दौर आ जाता है। अब नासरुद्दीन को तख्त पर बिठाया और नासरुद्दीन, उम्मीद है कि यहां पे आपको समझ आ रही होगी, थोड़ी सी चीजें होती है समझने वाली, मगर इंशाल्लाह नोट्स के साथ आप मजीद उसको समझ लेंगे। अब नासरुद्दीन ने एक बड़े जलील उल कदर कमांडर जो है अल्तमश के दामाद थे, अब अल्तमश की 2 बेटियां थी, शाजिया और रजिया। तो दामाद थे अल्तमश के गयासुद्दीन बलबन, ये दामाद थे। नासरुद्दीन ने इनको सिपा सलार बनाया और अलग खान आजम का खिताब दिया था। अलग खान और खान आजम अलग खान, ये लक़ब था गयासुद्दीन का। किसने दिया था? नासरुद्दीन ने। नासरुद्दीन हाकिम बना था बहराम शाह के बाद। गयासुद्दीन बलबन जो के गुलाम था अल्तमश का और साथ में दामाद था अल्तमश का, तो इसकी जो ज़ीरक दमागी है उसको देखते हुए आप नासरुद्दीन ने इसको एक वजीर सल्तनत बना दिया। और फिर गयासुद्दीन बलबन ने कई इलाकों को फतह किया, मंगोलों के खिलाफ खड़े हुए और इसी तरह फिर एक मजबूत हुकूमत जो है वो नासरुद्दीन की कायम की। और इसके बाद 1249 में गयासुद्दीन बलबन की बेटी से नासरुद्दीन ने शादी कर ली थी, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन, इसके साथ मजीद रिश्ता मजबूत हुआ। तो इस लिहाज से जैसे ही नासरुद्दीन की वफात हुई तो उसके बाद फिर अब बाकायदा तौर पर जो है वो नासरुद्दीन के बाद गयासुद्दीन बलबन इस हुकूमत के सरबराह बने। अभी ये कौन सा दौर चल रहा है? खानदाने गुलामा चल रहा है। अब आखिरी जो इसमें खानदाने गुलामा में शख्सियत आती है वो है गयासुद्दीन बलबन। अच्छा, ये मैं इंशाल्लाह एक नक्शे की सूरत में सारे बना रहा हूं। गजनवी खानदान, गौरी खानदान
और फिर ख़ानदान गुलामा, हर एक का बनाऊंगा कि कितने बादशाह आए, कितना दौर हुकूमत था, अहम वाक़यात जो मरूदी तर्ज पे है। सिर्फ आप उसी को याद कर लीजिएगा तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ पेपर आपका क्लियर है। ये मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको चीज़ें आसान बना कर पेश करूँगा। यहाँ पे आपको चीज़ें बनाने का, बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग इसकी एक बेहतरीन तैयारी करें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता हो कि हालात क्या थे। ये एक दफ़ा से आपको याद नहीं होगा, 2, 4, 5 दफ़ा जब इसको पढ़ेंगे फिर आपको एक राह की इसकी समझ आएगी। और नक्शों की सूरत में जो चीज़ बताई जाती है वो इंशाल्लाह बहुत वैलिड होगी, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट 2 दिन क्लास नहीं होगी चूँकि कल आपकी डिस्कशन क्लास है खुद, और इसके बाद एक दिन टेस्ट है, फिर आपके फिर जोग्राफिया के लेक्चर हैं। उस हवाले से मैं इंशाल्लाह इतने दिनों में आपका वो काम मुकम्मल कर दूंगा इंशाल्लाह तसल्ली के साथ। फिर वही याद कर लीजिएगा, आपको और कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं सारे इंशाल्लाह नोट्स बना दूंगा आपको। अब ज़रा देखें, गियासुद्दीन बलबन जो है, इनका जो दौर शुरू होता है 1266 में, 1266 से 1287 तक ये इनका दौर है। और फरवरी 1266 में, फरवरी 1266 में किनकी वफात हुई है? नासरुद्दीन। अभी हम पढ़ के आए हैं कि नासरुद्दीन ने किसकी बेटी से शादी की थी? गियासुद्दीन की बेटी से शादी की थी। नासरुद्दीन की वफात हुई तो उसके बाद दौर हुकूमत किसका आ गया? गियासुद्दीन बलबल का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह थी क्योंकि ये तो और फैमिली है ना, नासरुद्दीन अल्तमश की फैमिली से चल रहे थे, नासरुद्दीन महमूद, ठीक है। अब अल्तमश की औलाद जो है, क्योंकि नासरुद्दीन जो उस वक्त था इसके आगे बेटे आने थे मगर इसका कोई बेटा ही नहीं था, ये बे औलाद था, लिहाजा इसने अपने बाद जो है अल्तमश की औलाद में से भी कोई काबिल जो है फर्द नहीं था, तो इस लिहाज से इन्होंने किसी के बारे में वसीयत इस तरह नहीं की। और वजीर सल्तनत जो थे उस वक्त के, अलग खान, उन्होंने, वजीर सल्तनत कौन थे? ये वाले, क्योंकि नासरुद्दीन ने इनको वजीर सल्तनत बनाया था। अब इसकी अपनी औलाद थी नहीं, अल्तमश की औलाद में कोई काबिल था नहीं, लिहाजा उस वक्त के जो वजीर सल्तनत थे उनको उस वक्त का हाकिम बना दिया और गियासुद्दीन बलबन का दौर हुकूमत जो है वो शुरू हो गया। अब गियासुद्दीन बलबन की शख्सियत जो है ना वो दूसरों से काफ़ी मुख्तलिफ थी, इंतहाई सख्त था और ये दूर अंदेश था। किसी भी वजीर से अगर ज़रा सी भी इसको एक खबर मिलती गद्दारी की तो फौरी तौर पर उसको जहर का प्याला या उसको कत्ल करवा दिया जाता, यानी कि मौत फौरी उसकी हो जाती थी इस लिहाज से। तो इसके अलावा उस वक्त के मिवाती लुटेरे ये बड़े मशहूर थे और बड़े तंग करने वाले थे, तो गियासुद्दीन बलबन ने सबसे ज्यादा मिवाती लुटेरों को कत्ल किया और 1 लाख मिवाती लुटेरे जो है वो उनको कत्ल किया। तीसरी बड़ी कौम थी खोखर, ठीक है। अब खोखरों को जो है वो भी उनके वक्तन फवक्तन उनके हमले, उनकी शिद्दत जारी रहती थी, लिहाजा खोखरों का भी खात्मा किया और इंतहाई मुदब्बराना अंदाज के साथ गियासुद्दीन अपनी सल्तनत को मिवातियों से, खोखरों से महफूज कर गए। अब अभी तक मंगोल जो है वो वस्त एशिया की, यानी कि ईरान, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में, या गजनी के इलाके, इन इलाकों में मौजूद थे, मगर इन इलाकों की तरफ, बरे सगीर की तरफ नहीं आए थे। मगर इस दौर में एक खुरासान के गवर्नर थे, खुरासान के गवर्नर थे, उसका नाम था तमर खान, ठीक है। ये चंगेज खान की तरफ से थे और ये गवर्नर थे, और इन्होंने जब हमला किया इन इलाकों पे तो ये बहुत आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ये कहां तक पहुंच गए थे? दीपालपुर के इलाके तक इन्होंने फतह कर लिए थे। फिर जाकर गियासुद्दीन बलबन के बेटे थे जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद खान, शहजादा मोहम्मद खान, ये बेटे थे। इन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की और फिर इतनी खौफनाक लड़ाई जिसके अंदर इनको शिकस्त हुई और ये भाग गए और वापस अपने इलाकों में चले गए खुरासान की तरफ। मगर बदकिस्मती से कि इसके अंदर गियासुद्दीन बलबन का जो बेटा है शहजादा मोहम्मद खान, ये उसमें शहीद हो गए।
अब ये गयासुद्दीन बलबन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, और ये सदमा इतना शदीद था कि बाज़ मौर्रिख कहते हैं कि गयासुद्दीन बलबन की वफ़ात जो है अपने इस बेटे के सदमे की वजह से हुई है। और इसके बाद 1285 में, चूंकि कब फौत हुआ है शहजाद मोहम्मद खान, ये 1285 में इनकी मौत हुई है। और इसके बाद 1287 के अंदर गयासुद्दीन बलबन 80 साल की उम्र में, उसके वक्त के अंदर जो है गयासुद्दीन बलबन की वफात हो जाती है। तो इस तरह जो बलबन का दौर हुकूमत है 1266 से लेकर 1287 तक खत्म होता है, और खानदान गुलामा का ये सिलसिला था। तो तकरीबन खानदान गुलामा का जो सिलसिला चल रहा था, एक इंतहाई मजबूत और बहुत ज़बरदस्त सिलसिला था, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से बादशाहतें मिलती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक से जिसका आगाज़ हुआ और बलबन पे जिसका इख्तिताम हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ ख़ानदान आए, जिसके बारे में हमने अभी जिक्र भी करना है। तो इसके बाद खिलजी ख़ानदान आए, फिर हम आगे देखते हैं सादात हैं, और तुगलक है, सादात हैं, फिर उसके बाद लोधी हैं, फिर जाकर मुगलिया ख़ानदान है। सो अब मुख्तसर चीज़ें रह गई हैं, वो हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने ख़ानदान गुलामा और उसमें ख़ास शख्सियत जो है रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ा है, और इससे पहले हमने गौरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा है, और इसके साथ साथ हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा है। तो अभी जितना हमने आपको पढ़ाया है, इसमें सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं है। बुनियादी चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, वो आप याद करते जाएंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी होगा। ये हमारी एक किताब है मिसाली गाइड बराए इस्लामियात। ये जो इसके अंदर जो हिस्ट्री का पोर्शन है, हमने एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर यहाँ पे लिखा है, और ये मेरी एक फ़ाइल है। अगर आप इस 1-2 सफ़ों को याद कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो हिस्ट्री है बरसगीर की, सब कॉन्टिनेंट के जो मेन सवालात हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, गयासुद्दीन बलबन का जो असल नाम है वो भी यहाँ पे मैंने लिखा, बहाउद्दीन इसका नाम है। खानदान गुलामा का सबसे काबिल हुक्मरान किसको कहा जाता है? गयासुद्दीन बलबन को कहा जाता है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने किसको वजीर बनाया था? गयासुद्दीन बलबन को। यह भी मैंने आपको बता दिया। और सुल्तान नासिरुद्दीन जो महमूद है, ये किसका बेटा था? ये अल्तमश का बेटा। तो मैंने आपको बताया कि उसके 3 बेटे थे, ठीक है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ दौरे हुकूमत है, और बहुत अहम सवालात जो है जंग तराइन अव्वल 1191, ये याद करने वाला सवाल है। जंग तराइन दूसरी जंग 1192 में, मद्दे मुकाबल गौरी बामुकाबला पृथ्वीराज, ये है। और कुछ अल्फाज हैं। गयासुद्दीन बलबन का बड़ा बेटा जो मैंने अभी आपको बताया, वो 1285 के अंदर उनकी वफात हुई है, और फिर गयासुद्दीन बलबन 2 साल उसके सदमे में 1287 के अंदर उसकी अपनी वफात हो जाती है। तो ये दौरे हुकूमत था, जो कि एक बड़ा शानदार जो है वो दौरे हुकूमत है। अब आगे इसके बाद गयासुद्दीन बलबन की औलाद है, उसके बारे में भी कुछ जिक्र करेंगे। इसको आपने मज़ीद भी समझना है तो इंशाअल्लाह ताला इसके नोट्स भी आपको भेजे जाएंगे। बाकी स्टेप बाई स्टेप चीज़ें याद करेंगे तो इंशाअल्लाह आसानी होती जाएगी। तारीख़ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी अगर आप इंटरेस्टेड इसको बना लें तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगी। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नक्शों की सूरत में आपको ये सारे ख़ानदान या एक पैरे बना के हम ख़ानदान के बारे में लिख दें, बस आप उसको 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि फिर अगले 5-10 साल 5 साल तो कन्फर्म है कि आपको जब कभी भी हिस्ट्री से सवाल आएंगे ना तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ये एक सेशन के अंदर ही आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि जब कभी 1 पेपर के अंदर आपको ये सवाल आएंगे आप आराम से उसको कर लेंगे, बशर्ते कि आप लोग इनको पढ़ने वाले हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। इस सिलसिले में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्लास ऑफ कर रहे हैं। और बाकी इंशाअल्लाह ताला कल आपने डिस्कशन करनी है, ग्रुप डिस्कशन, और कल मैं आपके ग्रुप लीडर भी बना दूंगा ताकि आप लोग उसके मुताबिक काम करें। और जो ग्रुप लीडर होगा वो अपने 10 मेंबर से डिस्कशन करेगा, वो सवालात करेगा। फिर हम एक कंपटीशन की सूरत में हम एक कंपटीशन रखेंगे, क्विज कंपटीशन होगा, उसके अंदर सवाल और जवाब होंगे। तो इस तरह सीखने से, सिखाने से, बोलने से समझ आती है। बाकी अगर तो किताबों को रटना ही होता ना तो नॉलेज पे इतनी बड़ी किताबें पढ़ी हुई हैं, आपके लिए मसला कोई नहीं है। असल में बात समझाना है
बताना मकसद है, फिर ही जाके अच्छी तैयारी होती है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी बेस अच्छी हो, जब कभी आपसे कोई बात करे तो पता चले कि इसने कुछ पढ़ा हुआ है। लिहाजा इस अंदाज में हम तैयारी करवाने के कायल हैं और उसी अंदाज में चल रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला इस तैयारी को आपके लिए नफ़ा बख्श बनाए और आपके मकासद के अंदर ये कामयाबी जो है वो लाजमी हो, और इंशाल्लाह इसी के लिए मज़ीद भी कोशिश करते रहेंगे। इस सिलसिले में आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने तमाम जानने वालों को मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी के हवाले से ज़रूर आगाह भी कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएस और हमारे मिनिस्टर कोटा के और ज़िलेदार एडीएलडी और दीगर जितने भी वन पेपर की तैयारी है वो बाकायदा तौर पर हमारी शुरू हो चुकी है, और इंशाल्लाह अब हम इसको एक बहुत मुस्तनद अंदाज के अंदर लेके चलेंगे। बाकी अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। ये लेक्चर आपको सुबह इंशाल्लाह मिल जाएगा वीडियो की सूरत में, और इसके बाद आप ओपन क्लास नहीं होगी, जस्ट हमारे पेड मेंबर्स की होगी, जो कि इसके बाद क्लास चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अभी इस सिलसिले में किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं जी।